ये दृश्य है हमारे देश की राजधानी दिल्ली के, जहां हमारे देश के ओलंपिक मेडलिस्ट को गुनहगारों की तरह खींचती पीटती हुई दिख रही है हमारी पुलिस। ये वारदात इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उस दिन हुई जिस दिन हमारे देश में नए संसद का इनॉग्रेशन हुआ और देश के प्रधानमंत्री ने डेमोक्रेसी के ऊपर एक लंबा सा भाषण दिया। क्या है इस घटना की असली वजह? क्यों इतने बेबस और लाचार हो गए हैं हमारे खिलाड़ी? क्या सचमुच हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है? आइए जानते हैं। अठारह जनवरी 2023 देश के 30 रेसलर्स या पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर में इकट्ठा हुए और उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कुछ कोचेस पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने कई महिला पहलवानों का सेक्सुअल हैरेसमेंट या यौन शोषण किया है। उस वक्त इन खिलाड़ियों के 3 दिन के धरने में केंद्रीय खेलकूद मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंचे थे। उन्होंने खिलाड़ियों को आश्वासन दिलाया था कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। सरकार द्वारा एक 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षा थी मशहूर बॉक्सर MC मैरी कॉम। सरकार के पॉजिटिव एक्शन से प्रभावित होकर पहलवानों ने अपना धरना खत्म कर दिया और वो अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन जब 5 सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को सबमिट की तो सरकार ने ना ही उसे देश की जनता के सामने प्रस्तुत किया और ना ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। इससे रेसलर्स काफ़ी निराश हुए और उन्होंने फिर से जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया। तारीख थी 23 अप्रैल 2023। आप सोचिए, अप्रैल महीना जब दिल्ली में झुलसाने वाली गर्मी थी, तब हमारे ये खिलाड़ी वहाँ एक खुले मैदान में आंदोलन कर रहे थे। कुछ तो वजह रही होगी, लेकिन सरकार को वो नज़र नहीं आई। ना ही सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट देश की जनता के सामने प्रस्तुत की और ना ही आरोपित बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। आखिर कौन है ये बृजभूषण जिसके खिलाफ कार्रवाई करने से सरकार इतना हेजिटेट कर रही है? बृजभूषण शरण सिंह हमारे देश में क्राइम और पॉलिटिक्स के कनेक्शन की एक जीती जागती मिसाल। बाबरी मस्जिद मामले में हो या गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के गुंडों को पनाह देने के मामले में, बृजभूषण का नाम हमेशा आगे रहा है। मात्र 17 साल की उम्र में बृजभूषण ने अपनी जुर्म की कहानी शुरू की। 1974 से 2007 तक उसके खिलाफ 38 FIR किए जा चुके हैं, जिसमें गैंगस्टर्स एंड गुंडा एक्ट के अंतर्गत दाखिल जुर्म भी शामिल है। इसके अलावा चोरी, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर और खून जैसे अपराध भी बृजभूषण के खिलाफ दर्ज किए जा चुके हैं। 2022 में अपने एक इंटरव्यू में बृजभूषण ने कबूला है कि उसने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। लेकिन इसके बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वजह बृजभूषण की पॉलिटिकल पावर और कनेक्शंस।
1991 में बीजेपी के टिकट पर उसने उत्तर प्रदेश के गोंडा सीट से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। 1996 को बृजभूषण की पत्नी केतकी देवी सिंह गोंडा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। 1999 में बृजभूषण ने फिर से गोंडा से लोकसभा चुनाव जीता। 2004 में बृजभूषण ने फिर लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन इस बार यूपी के बलरामपुर सीट से। 2008 में बृजभूषण ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। 2009 में उसने कैसरगंज सीट से लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन बाद में उसने फिर बीजेपी ज्वाइन की और आज वो 17वीं लोकसभा में कैसरगंज से लोकसभा सदस्य हैं। बृजभूषण ने दिखा दिया कि पार्टी या सीट कोई भी हो, चुनाव वही जीतेगा। वास्तव में इन सब से जो दिखता है वो ये कि हमारे देश में आज भी मनी एंड मसल पावर यानी कि पैसा और बाहुबल का ही बोलबाला है। चाहे कोई कितने भी अपराध कर ले, अगर किसी के पास ये दो चीजें हैं तो लोग उसे ही वोट देंगे। बृजभूषण एक ऐसा शख्स नहीं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा लोकसभा में 43% सदस्य ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज है। ऐसा ही एक क्रिमिनल टर्न पॉलिटिशियन था आतिक अहमद, जिसकी कुछ दिन पहले यूपी पुलिस की कस्टडी में हत्या कर दी गई। इस विषय पर हमने एक वीडियो भी बनाया जो आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, बृजभूषण ने यह सोचा होगा कि जब लाखों लोग बिना किसी ऐतराज के उसे वोट देते हैं तो कुछ मुट्ठी भर एथलीट्स उसके सेक्सुअल मिसकंडक्ट का विरोध क्यों करेंगे। दरअसल जब जनवरी में पहलवानों ने हड़ताल की तब उनकी ज़्यादातर मांगे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के काम करने के तरीके में सुधार लाने की थी। जब मुद्दा छिड़ा बृजभूषण द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट का, तब भी ये प्लेयर्स इतने एग्रेसिव नहीं थे। उन्होंने सरकार पर विश्वास जताया और 3 दिन में हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन सरकार का व्यवहार इसके बाद संदेहास्पद था। सरकार ने मैरी कॉम के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी तो बना ली, लेकिन उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनर यानी कि नाबालिग लड़की का यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगने के बावजूद भी सरकार ने बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पहलवानों की सबसे पहली मांग तो यही थी कि पुलिस इस मामले में एफआईआर करके केस दर्ज करे, लेकिन 28 अप्रैल को जब तक सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये आदेश नहीं दिया, तब तक पुलिस ने इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया। सोचिए, जब हमारे एथलीट्स जिनके साथ कई मीडिया वाले और अपोजिशन पार्टीज खड़ी है, उनके साथ सरकार ये कर सकती है, तो क्या वाकई देश के आम नागरिक को न्याय मिलना मुमकिन है? वो भी खासकर तब जब अन्याय करने वाला बृजभूषण जैसा इन्फ्लुएंशियल हो। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। खिलाड़ियों की दूसरी मांग ये थी कि सुप्रीम कोर्ट किसी रिटायर्ड जज को पुलिस द्वारा की जा रही इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने के लिए अपॉइंट करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई वर्डिक्ट देने से मना करते हुए कहा कि क्योंकि अब एफआईआर हो गई है तो खिलाड़ी इस विषय की मांग लोअर कोर्ट्स जैसे कि जुरिस्डिक्शनल मैजिस्टेरियल कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट से कर सकते हैं। पहलवानों को डर था कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली दिल्ली पुलिस बीजेपी के सांसद बृजभूषण के खिलाफ केस में
ठीक से जांच नहीं करेगी। उनका ये डर सही साबित हुआ और इतने सीरियस चार्जेस होने के बावजूद अभी तक बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अक्सर जब किसी सीरियस ऑफेंस पर एफआईआर दर्ज की जाती है तो पुलिस तुरंत आरोपी को अरेस्ट करती है ताकि वो एविडेंसेस को मिटा ना सके या गवाहों को डरा धमका ना सके। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा जब 28 मई को पहलवानों ने संसद की तरफ मोर्चा निकाला तो पुलिस ने उन्हें गुनहगारों की तरह अरेस्ट कर लिया और बिना कोई समय गवाए उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किए गए, जिसमें राइटिंग या दंगे करना जैसे गंभीर आरोप भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने तो जंतर मंतर भी खाली कर लिया और ये ऐलान भी कर दिया कि अब पहलवानों को वहां आंदोलन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 ने सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज़ पसंद नहीं आती या वो सरकार की किसी एक्शन या इनएक्शन का विरोध करना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। इसमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक भी शामिल है। तो फिर पहलवानों के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों? दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपेंद्र पाठक, जिन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में छाती ठोक कर कहा कि पहलवानों को अब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा, क्या वो ये बात नहीं जानते? या कहीं पुलिस खुद को संविधान और कानून के ऊपर तो नहीं मानने लगी है? 28 मई को जो हुआ उसमें पहलवानों की भी गलती है। उन्हें सिर्फ जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी गई थी, ना कि उसके बाहर। जब भारत में नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था और सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों की नज़रें सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर माने जाने वाले संसद पर थी, तो देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य था कि वो उसकी शोभा बढ़ाए। उस दिन खिलाड़ियों द्वारा वहां मोर्चा निकालना या महिला महापंचायत का आयोजन करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हाल ही में आपने गंगा नदी में मेडल फेंकने की जो बात कही है वो बहुत शर्मनाक है। याद रखें कि वो मेडल्स आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि देश के सम्मान की निशानी है। आपने भारत के झंडे के नीचे खेलते हुए उन्हें जीता है। आपकी ट्रेनिंग और स्पर्धाओं में आने जाने के खर्चे में देश की जनता का पैसा लगा है। आपको मेडल्स के बारे में निजी फैसला लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आप पर उन्हें संभाल कर रखने और आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी ज़रूर है। दोस्तों, सोने के मेडल्स की ही तरह सोने के सिक्के और गोल्ड बार्स भी बहुत अनमोल होते हैं। आप उन्हें गारंटीड ओरिजिनलिटी और अच्छे रेट पर खरीद सकते हैं अपनी दुकान यानी कि अमेज़ॉन पर। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और खरीदें ऑथेंटिक सोना सबसे अच्छे रेट में। हमारे देश से जब तक स्पोर्ट्स से राजनीति खत्म नहीं होती तब तक इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे, क्योंकि इन पॉलिटिशियंस को स्पोर्ट्स से नहीं बल्कि उससे जुड़े पैसे और पावर से लगाव है। फिर शुरू होता है खेल भ्रष्टाचार और गैर कानूनी हरकतों का। दिसंबर 2012 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत की इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को इन्हीं कारणों से सस्पेंड कर दिया था। भारत सरकार में देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम शुरू किए हैं, लेकिन ये प्रोग्राम्स तब तक पूरी तरह से सफल नहीं हो सकते जब तक हमारे पॉलिटिशियंस हमारे खिलाड़ियों और उनके भविष्य के साथ खेलना बंद नहीं करते। आज जो हमारे पहलवानों के साथ हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने
कड़े शब्दों में दिल्ली पुलिस के एक्शन की निंदा की है। दिल्ली में जो पुलिस ने किया, कुछ ऐसा ही काम दिल्ली पुलिस ने इससे कुछ साल पहले भी किया था। अंजाम क्या हुआ सारा देश जानता है। कहीं इतिहास फिर से खुद को तो नहीं दोहरा रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थम्स अप बटन प्रेस करके इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे हम दोबारा मिल सकें। जय हिंद।